इस वक्त मेरे साथ ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार दया सिंह साहब मौजूद हैं। सरदार दया सिंह साहब का कहना ये है कि सिखों को और मुसलमानों को हमेशा जो भी भारत में जो भी सियासी पार्टियां रही हैं, आज के दौर में अगर हम ये कहें कि इंडिया अलायंस हो, चाहे वो एनडीए बीजेपी हो, उसने हमेशा गलत मिसयूज किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरदार दया सिंह साहब ने ये तय किया है कि वो नई दिल्ली से निर्दलीय तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और हिंदू और सिख और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। जैसा आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। आपने जो ये तय किया है कि इस बार मुझे इलेक्शन लड़ना है नई दिल्ली के अंदर, और जो आप ये कह रहे हैं कि तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो हमेशा मुसलमानों को, सिखों को हमेशा उन्होंने गलत मिसयूज किया है, मतलब उनका जो हक है सियासत के अंदर उन्होंने नहीं दिया, तो ये चीज़ आप कैसे देख सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि मैंने जब 2018-19 में अलवर से चुनाव लड़ा था तो मैं निर्दलीय था। हमारे सामने सवाल है कि सिख और मुस्लिम को पूरा नीति निर्धारण से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। देश की राजनीति में उनके कोई जगह नहीं रही, उनको हाशिए पर पहुंचा दिया। अगर इस हाशिए पर वो जो कौम जो 23% 24% वोट जिसका हो और उनको हाशिए पर धकेल दिया जाए तो क्या हालात बनेंगे देश के, ये हमें समझना चाहिए और देश को भी समझना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि गांधी ने जब आज़ादी के समय, विभाजन के समय सिख और मुस्लिम को आश्वासन दिया कि आपके हक और हकूक और आपकी अहमियत बराबर रखी जाएगी, तो आज वो अहमियत बिल्कुल साफ कर दी गई है, तो वो अहमियत कहीं नज़र नहीं आती। मैं एक बार और भी समझता हूँ कि लगातार जैसे ही विभाजन हुआ और देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद जो सरकारें बनी, और मैं 1970 का दशक जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक आया। उसमें पहले सिख निशाना बने और सिख इतने निशाना बन गए कि अकाल तख्त और हरमंदिर साहब उस जद में आ गया, और नतीजे हमने देखे तो पिछले 50 वर्ष का नतीजा हमने देखा है कि सिख बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया, उसकी राजनीति में कोई जगह नहीं रही। वो केवल उसकी चापलूसी करे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे कोई और हो, तो केवल एक वोट बनकर रह गया, उसकी वोट की कोई अहमियत नहीं रही। पंजाब में भी पिछला जो इलेक्शन आरएसएस ने बड़े करीने से केजरीवाल को आगे पंजाब में बढ़ाकर वहाँ सिख को बदनाम किया गया। उड़ता पंजाब, सिख को ही नशेड़ी और सिख को ही नशे का गैंगस्टर बताकर पूरे सिखों को बदनाम किया गया, और नतीजा ये हुआ कि वहाँ भी इन्होंने आम आदमी पार्टी के तौर पर आरएसएस ने एक सरकार बनवा दी ताकि सिख एलिनिएट हो जाए और सिख लीडरशिप क्रैश हो गई, और वो डेफिनेटली इनका वो जो तजर्बा था वो साफ रहा। दूसरी तरफ जब मैं मुसलमान को देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि पहला तजर्बा 1984 में अगर सिख के साथ हुआ, तो 1992 में अगर वहाँ अकाल तख्त का इशू था तो दूसरी जगह बाबरी मस्जिद का इशू आया। तो बाबरी मस्जिद के इशू को लेकर मुसलमान को भी उसी जगह, उसी कटघरे में खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने सिख को खड़ा किया था। जैसे मुसलमान को जितने भी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वो सारे मुसलमान ही होते हैं, हालांकि मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। ये ऐसी स्टेटमेंट जो है वो देश के लिए नहीं, और ये भी एक अटल बिहारी जैसा प्रधानमंत्री अगर इस बात को उठाता है तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी स्टेटमेंट बहुत खतरनाक होती है। यही बात आपने सिखों के बारे में उठा दी। मुझे खुशी है कि बीच में एक 10 साल की सरकार जो सरदार मनमोहन सिंह की आई, उस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। उसने पहले बार कोशिश की, सिख और मुस्लिम को कांग्रेस के साथ जोड़ा, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मैं समझता हूँ कि वो देश के लिए सुनहरी मौका था, और सरदार मनमोहन सिंह ने एक नए किस्म का भारत हमारे सामने रख दिया, जिसमें ये था कि हर एक आदमी को, हमारे को हाशिए से निकाल कर मेन राजनीति की तरफ वो लेकर आए, और हमें ये बात की खुशी हुई। पर जैसे ही सरदार मनमोहन सिंह की सरकार, जब वो 2009 में 145 से 206 का आंकड़ा हुआ, नतीजा क्या हुआ कि आरएसएस को चिंता पड़ गई कि अगर ये तीसरी बारी भी अगर मनमोहन सिंह रह गए तो इससे हमारी जो अहमियत है, जो आरएसएस की और संघ की अहमियत है, वो खत्म हो जाएगी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कुछ था नहीं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का शगुफा था। उसके आधार पर सरदार मनमोहन सिंह को बुरी तरह इन्होंने पूरे विश्व में बदनाम किया, देश में बदनाम किया। जितनी आर्थिक तरक्की हुई उसका समापन हुआ, और नतीजा ये हुआ कि 2014 में जो मोदी जी सरकार लेकर आए, जिसके बारे में मृणाल पांडे का हिंदुस्तान की संपादिका थी, उनका नोट 2013 में आया कि आरएसएस को ऐसे एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर
एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा दे जो उनके एजेंडे को पूरा करे। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने उस बात को पूरी तरह लागू किया। उन्होंने पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी का हाल बना, फिर जो भी सीए का लेकर आ गए, फिर 370 का लेकर आ गए। उन्होंने वो सारे काम किए और लास्ट में गोलवलकर वाली बात भी उन्होंने पूरी कर दी कि 2-3 शाहूकार होने चाहिए, बाकी को 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे देना चाहिए। और वो जो उनका भिखारी की जगह उनको लाभार्थी पेश कर दिया ताकि ये पूरे का पूरा देश हिंदूवाइज बन जाए और हिंदूवाइज के तौर पर आगे उभरे। तो मैं देख रहा था कि इस बार का 2024 का जो चुनाव है ये देश के लिए चुनौती भरा है। इसमें सिख और मुस्लिम जो है पूरी तरह एलिनिएटेड है, पूरी तरह अलग थलग है, नीति निर्धारण से बाहर निकाल दिए गए हैं। तो ये जो चुनाव है हिंदू बनाम हिंदू हो रहा है। तो मेरे सामने एक सवाल आया कि अगर ये हिंदू बनाम हिंदू ही होगा तो हम क्या करेंगे। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना न्यू दिल्ली से, और मेरे साथियों ने मुझे कहा कि न्यू दिल्ली लोकसभा से अपना पर्चा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए ताकि एक मंच मिले जहां सिख अपनी बात कह सके, जहां मुस्लिम अपनी बात कह सके, जहां वो लोग जो इस देश को भारत बनाने के लिए समर्पित हैं, इस देश के लिए, संविधान के लिए समर्पित हैं। मैं समझता हूं कि उन सब के लिए एक मंच होगा ताकि वो अपनी बात कह सकेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन से कोई विरोध नहीं है, पर इंडिया गठबंधन ने भी जो ये समझौता आम आदमी पार्टी के साथ किया, ये सिखों के लिए बहुत ही गलत फैसला जो इंडिया गठबंधन ने किया। क्योंकि पंजाब में आप विरोध में खड़े हैं और हरियाणा और दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं, वहां सिख किस तरफ जाएंगे और यहाँ सिख किस तरफ जाएंगे, ये हमारा सवाल था। तो इसलिए मैंने ये जो चुनाव में जो आपने कहा कि आप चुनाव में क्यों आए, हमारा चुनाव में आने का यहाँ सवाल जीत और हार का नहीं है। यहाँ सवाल है कि देश में सिख और मुस्लिम का जो चिंतन है, जो उनकी दर्द है, जो उन्होंने सहा है, उसको लोगों तक एक्सप्रेस किया जाए। और मुझे खुशी है कि बहुत सारा वो लोग जो लिबरल हिंदू है, जो बहुत सारा ऐसा हिंदू है जो हमारे साथ आना चाहता है, जो भारत को भारत बनाना चाहता है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस बात को आगे बढ़ाते हो तो हम सब आपका साथ देंगे। आप इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें जो आम आदमी पार्टी उसकी मुखालफत आप कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी अब नहीं छोड़ा गया, वो भी शराब घोटाले के अंदर, वो भी इस वक्त सीएम जो है वो जेल में, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन उस पर हुआ है। मैंने गांधीयन से पूछा था जी कि एक शराब घोटाले में कोई बंद हो और वो जो जमानत पर छूट कर आ जाए और वो जाके गांधी की समाधि पर बैठकर वो कौन सा विश्वास प्राप्त करना चाहता है, वो गांधी को कौन सी श्रद्धा सुमन पेश करना चाहता है। ये सवाल तो सामने उठना चाहिए कि शराब का घोटाला हुआ, 338 करोड़ का घोटाला है, ये आपको बताना है। मुझे तो तकलीफ ये हुई कि जब अमेरिका से एक बात उठी कि 136 करोड़ रुपया केजरीवाल ने, तो केजरीवाल को हमारा तो कोई आरोप नहीं था, हमें कोई पता नहीं था, ये तो उनका है। ये तो केजरीवाल को साफ करना चाहिए कि देवेंद्र भुल्लर को छुड़वाने के लिए अगर किसी ने 136 करोड़ आपको दिया हो तो वो आपको वो बताना चाहिए लोगों को कि वो 136। हमारा तो ये कहना है कि आप पैसा भी लेते हैं, आपने पंजाब में भी ये हालात किए, आपने कैनेडा और अमेरिका से भी पैसा इकट्ठा किया जब आप चुनाव लड़ रहे थे। तो हमारा तो ये है कि आप करना क्या चाहते हैं इस देश में। तो आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है, वो संघ की ही एक पार्टी है, वो संघ की तरफ से ही है। तो ये अगर कांग्रेस को समझ नहीं आया तो हम उनसे, कांग्रेस को भी ये कहना चाहते हैं कि जो आरएसएस दिल्ली कांग्रेस मुक्त दिल्ली बनाना चाहती थी, उसी ने सिख मुक्त, सिख लीडरशिप मुक्त पंजाब बना के पेश कर दिया। तो क्या आप इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, ये हमारा सवाल है। बाकी घोटाला होना नहीं होना ये उनका काम है, उनको अपना पेश करना। आप ये शराब घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्या कहना है आपका? मेरा ख्याल है कि इस हमाम में तो सभी नंगे हो गए। इस हमाम में तो चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी हो, हमारा किसी पार्टी, इस बात में मैं तो समझता हूं कि मैं उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस
इस घोटाले को सबके सामने रख दिया कि ये पैसा इकट्ठा। मैं कहता हूं कई बार कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था अलवर से, जब मैं लोकसभा का चुनाव 3,14,000 में लड़ सकता हूं, और इस चुनाव में भी मैं कोई पैसा खर्चने नहीं जा रहा। मैं क्यों पैसा बांटूं? किसी ने वोट देना उनका अधिकार है, नहीं वोट देना वो अपना उनका अधिकार है। मैं वोट मांगने बिल्कुल नहीं चला। मेरा ये कहना है कि इतना पैसा इकट्ठा होके, इतना करके आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में कौन सी महामारी पैदा करना चाहते हैं आप? इस महामारी, आप उस महामारी का तो कोविड-19 में लाशें गुजर रही थी, आप उसमें कुछ नहीं किया। पीएम केयर फंड का आप कोई जवाब नहीं दे रहे। इलेक्टोरल घोटाला जो है, इतना बड़ा घोटाला है। मैं समझता हूं कि ये हमाम में जब सब नंगे हैं, तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा जो सर्वोच्च न्यायालय ने उठा दिया। मैं समझता हूं कि इस बात की भी बात हम चर्चा करेंगे अगर न्यू दिल्ली लोकसभा से जब हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम इस बात को, किसी बात को छोड़ेंगे नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं। अभी आपने शायद कोई पार्टी भी ज्वाइन, निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे आप, लेकिन क्या लगता है आपको कि वहाँ की जो आवाम है या मुसलमान जो सिख, वो खैर मकदम करेगी आपका? वो मैंने, क्योंकि मेरा, जब मैंने अलवर में भी चुनाव 2018-19 में लड़ा था, बाई इलेक्शन लड़ा था, मैं किसी के पास नहीं गया। उनको अगर लगता है कि आपकी आवाज दे रहे हैं तो आप आगे आ जाएं। अगर सिख को लगता है कि मैं उसकी आवाज बता रहा हूं, उसको बता रहा हूं, ये बात है, आपका मन करे तो मेरे साथ आ जाए। मुस्लिम को भी मैं कोई ये नहीं कहने जा रहा कि मुस्लिम मेरा साथ दें। उनको मन लगता है कि आपकी आवाज कोई बन रहा है तो आपको साथ आना चाहिए। मैं उस लिबरल हिंदू को भी कह रहा हूं कि जो ये बात तो उठाता है, चाहे वो पहलू खां की हो, चाहे रकबत की हो, चाहे किसी बात की हो, चाहे सीए की हो, पर आप मंच पर जब तक आकर लोगों के बीच में, ये इलेक्शन एक ऐसा समय है जब आप अपनी बात खुले आम लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ये किसी कमरे, किसी हॉल में बैठकर आप बात नहीं कर रहे, ये तो लोगों के सामने जा रही है। तो ऐसा मौका ना तो उनके पास है ना किसी के पास है। मैं तो एक मंच दे रहा हूं, जनता का मंच होगा, पीपल्स मंच होगा, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, पीपल्स की बात करेगा, लोगों की बात करेगा, ताकि भारतीयता हमारे सामने उभर कर आए। ये जो हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं, ये बहुत देश के लिए खतरनाक है। आपको लगता नहीं है कि 2024 में जिस तरीके से तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया, उससे उसको नुकसान होगा आपके खड़े होने से? मैं कईयों के बारे में पूछता हूं, एक तो इनको ये गलत है, ये अर्थमेटिक नहीं होता कि उसका वोट दूसरे को चला जाए, ये होता नहीं है। ये अर्थमेटिक नहीं है कि आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस को मिल जाएगा और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। ये सोच ही गलत है, कभी होती नहीं है। आम आदमी पार्टी का वोट अगर जाएगा तो क्योंकि वो आरएसएस का विंग है, तो आरएसएस को, बीजेपी को जाएगा। कांग्रेस को ये भूल जाना चाहिए कि वो वोट कांग्रेस को जाएगा। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जहां 3 जगह पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के समझौता किया, ये कांग्रेस की बहुत सबसे बड़ी गलती और मूर्खता है, क्योंकि वहां पूरे देश में मोदी जी के हाथ में आपने एक डंडा पकड़ा दिया कि वो ये कहेंगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है। ये तो बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण का, जैसे राजस्थान में कन्हैया लाल का नाम लेकर उन्होंने पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण का आवाज उठा के, और जबकि मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं था, मुस्लिम को कोई सपोर्ट नहीं करता, मुस्लिम का कोई नाम, कोई कांग्रेस ने एक भी ना रकबर का नाम लिया, ना पहलू खां का नाम लिया। इतनी डरी हुई कांग्रेस मैंने पहले बार देखी। तो मैं समझता हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया, ये कांग्रेस के लिए एक लज्जा का विषय है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का ये रास्ता अपनाना चाहिए था। बाकी उसकी मर्जी है, मैं कोई कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं हूँ कांग्रेस का। हाँ, मैं लेकिन आवाम जनता ये भी कह सकती है कि सरदार साहब जो बीजेपी की बी टीम है, ये भी कह सकती है एजेंट है। नहीं, उनको हक है। क्योंकि वो सोचे कि अगर सरदार जी आते हैं तो इधर से इंडिया अलायंस हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी वोट, अगर तकसीम अगर बटते हैं अगर। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मूर्खता का सोच कभी मैंने सोचा नहीं। जब मैंने अलवर से चुनाव लड़ा था तो जो सिख बीजेपी को वोट दे रहा था वो मेरी तरफ बढ़ गया। नुकसान बीजेपी को हुआ, कांग्रेस जीत गई। और वही कांग्रेस जो लोकसभा में जीता, जब वही एमएलए का टिकट 1 साल के बाद अगर इलेक्शन हुआ तो वही आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुरी तरह हारा। और शर्म में तब आई कि इस बार वही बीजेपी में ज्वाइन कर गया जिसके साथ ये लगे हुए थे। मैं समझता हूं कि ये हिंदू बनाम हिंदू का जो रास्ता खोला है, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। इस रास्ते से बहुत नुकसान हुआ। मैं नहीं समझता कि, और मेरे कारण ममता कौन सी इनके साथ चल रही है।
बीजेडी कौन सी इनके साथ चल रही है, बहुत सारे लोग इनके साथ नहीं चल रहे। उसका मतलब ये नहीं है कि एक सीट पर, बल्कि कांग्रेस को तो चाहिए कि एक सेकुलर आदमी आपके सामने आ रहा है। एक सेकुलर आदमी ने पिछले शांति और पीस मिशन के लिए उसने पिछले 10 साल से काम किया है और उस पर प्रतिबद्ध है। उसने कोशिश की है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में सिख एक कड़ी का काम करता है, वो एज ए सिख एक कड़ी का काम करना चाहता है। तो कांग्रेस को चाहिए आगे बढ़ के साथ दे, तो उनको क्या तकलीफ है। अगर पूर्णिया में पप्पू यादव कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद जब राजद ने वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो पप्पू यादव खड़ा हो गया, तो पप्पू यादव भी फिर बी टीम हो गया। तो ये सिद्ध करना चाहिए ना, फिर मेरे ऊपर अगर बी टीम लगाना है तो मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि मैं तो किसी का मेंबर नहीं, ना मैं बीजेपी का, ना मैं किसी के दफ्तर में जाता हूँ, ना मैं किसी के हेडक्वार्टर में कभी जाता हूँ। तो मेरा ये कहना है जमील कि मेरा सिंपल बात है कि देश में सिख और मुस्लिम और उन लोगों की जो भारतीयता के लिए समर्पित है, उनकी आवाज कौन उठाए? क्या आवाज बंद कर दी जाए? इसलिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, कोई मैंने पार्टी नहीं बनाई, कोई मैंने दल नहीं बनाया, कोई मैं किसी से वोट मांगने नहीं जा रहा। आपका मन करे तो वोट डाल देना, आपका मन ना करे तो ना वोट डालना। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। वोट आपका अधिकार है, मैं बिल्कुल वोट नहीं मांगूंगा। हाँ, मेरा ये हक है, अगर आप वोट मुझे डालना चाहे, आप ये समझते हैं कि हाँ इससे एक देश की राजनीति और देश का भारतीयता का जो वो है सेकुलरिज्म सुरक्षित होता है, तो मुझे एक खुशी होगी, मुझे इसमें कोई अच्छा, इतराज नहीं। नई दिल्ली लोकसभा का अपनी सीट जो है चयन की, कोई खास वजह है इसके अंदर? नहीं, मेरा ये कहना था कि इसमें एक ये वो सीट है जिसमें बरगद के पेड़ खड़े होकर जिन्होंने यहाँ इलेक्शन, चाहे केजरीवाल हो चाहे बाकी लोग हो, ये सारे अपने आप को बरगद और बड़ा पेड़ समझते हैं। मैंने कहा कि इस चुनाव में इन्हीं के सामने खड़े हो जाएं। आओ, जब आप जेल से चीफ मिनिस्ट्री कर सकते हैं तो जेल से चुनाव भी लड़वा लो, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चाहिए तो ये था कि अगर कोई भी हो, अगर किसी आदमी को जेल हो गई तो आपका फर्ज बनता है कि पहले इस्तीफा दे दो। जेल में जो फैसला होगा नहीं होगा, तो आपने तो वो क्रेडेंशियल भी पेश नहीं कर सके। उसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं चीफ मिनिस्टर करके, इसका मतलब आपके पास ना तो कोई आदमी है ना कोई पार्टी है, आप पूरे तानाशाह हैं और तानाशाही के तौर पर आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का वही कैरेक्टर है जो आरएसएस का कैरेक्टर है, जो संघ का कैरेक्टर है, जो भाजपा में भी जो कैरेक्टर है वही केजरीवाल का कैरेक्टर। दोनों में, भाजपा और केजरीवाल पार्टी में, आम आदमी पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं। मैं तो ये भी मानकर चला हूं, जो मैंने आपसे पहले बात कर रहा था, कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी यात्रा की, बहुत बड़े क्रेडेंशियल पैदा किए, लोगों के सामने अपनी बात रखी, और जब 17 मार्च को वो एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसका नेशनल लेवल पर बात उठी, उस रैली को दबाने के लिए ये जो केजरीवाल एपिसोड, ये सारे एपिसोड आपने तभी क्रिएट करिए। ये तो मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी और केजरीवाल की मिली भगत है, इसमें कोई नहीं। वहाँ एयर कंडीशन भी लगेंगे तिहाड़ जेल में, वो सारे बेनिफिट्स होंगे, उसमें कोई क्या यहाँ बैठ लिया या वहाँ बैठ लिया, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा वहाँ फांसी के मुकदमे चल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, ये तो बिल्कुल मिली भगत है। और कांग्रेस शायद ये बार बार गलतियां करती है, तो अब तो कांग्रेस को सोचना है। मैं किसी को कहने नहीं जा रहा, मेरा एक अपना चिंतन था, मेरा अपना एक दर्द था, मैं उस दर्द को लोगों के सामने इस मंच के दौरान मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब पता नहीं पर्चा भरेंगे, जब तक स्वीकृत नहीं होता, जब तक वो नहीं होता, तब तक कोई आशा नहीं की जा सकती। पर मेरी कोशिश है कि जो लोग भी हमारा साथ देंगे या हमारे साथ खड़े होंगे, बहुत से लोगों ने मुझे हाँ भी की, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा, मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं कोई वोट नहीं मांगने जा रहा, मेरा दर्द है। और ये एक मौका है कि इलेक्शन के दौरान आप अपनी बात, अपना दर्द लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं। मैं तो अपना दर्द शेयर करने जा रहा हूं।